बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो सत्ता का महासंग्राम, जहां बात होगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की, जहां अगर बात की जाए तो तैयारियां अब तेजी से चल रही हैं। हर पार्टी अपनी चुनावी सत्ताधारी महायुति की बात हो या फिर बात हो महाविकास अघाड़ी की, हर कोई तैयारी में है। लेकिन सत्ताधारी महायुति गुट में भाजपा के बाद अब शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। पहले बात करेंगे शिवसेना की, जिसने 45 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई मौजूदा मंत्रियों को फिर से मौका दे दिया गया है। इस सूची में विशेष ध्यान आकर्षित करने वाले नामों में अगर बात की जाए तो दिवंगत विधायक अनिल बावर के बेटे और सांसद रविंद्र वायकर की पत्नी का नाम शामिल है। शिवसेना में मुंबई की 6 महत्वपूर्ण सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें प्रकाश सर्वे, मनीषा वायकर और दिलीप पांडे जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। सीएम शिंदे ने अपने एक्स हैंडल पर सूची को जनता के सामने रखा है। वहीं आज सीएम शिंदे ने मां कामाख्या देवी के दर्शन किए और उसके बाद आगामी चुनाव को लेकर अपना कॉन्फिडेंस 100% से ज्यादा होने की बात कही है और साथ ही कहा कि वो विपक्षी गुट एमबीए पर भी हमलावर नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। कॉन्फिडेंट तो 100% से ज्यादा है, क्योंकि 2-2.25 साल में जो हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने जो काम किया है, अगर उसकी बराबरी करेंगे हम कंपैरिजन विद महाविकास आघाड़ी, तो 2.5 साल में उनका काम और 2-2.25 साल में महायुति का काम हम देखेंगे तो लोग खुद ही महायुति के पक्ष में वोट करेंगे। और क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में पहला नंबर का है, जो महाविकास आघाड़ी ने बंद करवाया था, स्टे करवाया था। एमवीए में जो लोग हैं वो लोग स्वार्थ के लिए सरकार बनाए हुए थे, निजी स्वार्थ के लिए, जनता के लिए नहीं। तो उनका आपस में ही मेलजोल नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो आपस में लड़ झगड़ेंगे और गिर पड़ेंगे। और इसलिए सरकार जो है आम जनता की फिर से आएगी कामाख्या देवी के आशीर्वाद से। निश्चित रूप से हमारे किसान भाई सब खुश है, उनको भी हम बहुत कुछ दिया है कि कांग्रेस नहीं होना दूंगा। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को, जो कह रहे थे कि महायुति इस बार तैयार है और पटखनी देने के लिए महाविकास अघाड़ी को लगातार वहां के नेता लगे हैं। अब साथ ही एनसीपी अजित पवार ग्रुप की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा के लिए उन्होंने भी अपनी पहली सूची की घोषणा कर दी है। बीजेपी और शिवसेना के महागठबंधन के सहयोगी अजित पवार गुट ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कुल 28 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई, जिसमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार का नाम है। वहीं अगर बात की जाए तो बारामती विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ने वाले हैं, मैदान में अन्य उम्मीदवार जैसे छगन भुजबल, येवला, दिलीप बलसे पाटिल की बात की जाए तो अंबेगांव से मैदान में उतारे गए हैं। अजित गुट में बाकियों को भी पूरा सम्मान दिया जा रहा है। पार्टी ने दूसरी पार्टियों से आए बागियों को भी टिकट दिया है और अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आइए दिखाते हैं एमबीए में आज जारी किस तरह से। लेकिन एमबीए से पहले ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट को आप समझेंगे तो यहाँ अजित पवार से लेकर कई बड़े नेता ऐसे हैं जिनका नाम शामिल किया गया है। अब बात करेंगे एमबीए की, जहां एमबीए में आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। लगातार एमबीए में देरी चल रही है और इसी को लेकर आज तक महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई रही है, लेकिन लिस्ट नहीं आई है। सभी सीटों पर जारी नाम आज बैठक में हो सकते हैं। महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर चल रही महाखींचतान के चलते अभी तक किसी भी लिस्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना युवती के बीच उठापटक चल रही है, जो कि जग जाहिर है, पर यह विवाद अब शायद सुलझता नजर आ रहा है। शिवसेना युवती के नेता संजय राउत ने हालातों को लेकर कुछ साफ करने की कोशिश की और कहा कि वो महाराष्ट्र की सत्ता को कब्जाने आ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। महाविकास आघाड़ी की जो लिस्ट है वो इसलिए डेट होगी कि हम सत्ता बनाने जा रहे हैं, हम सत्ता पर कब्जा करने जा रहे हैं। बाकी लोग तो अपोजिशन में बैठने वाले हैं खिचड़ी पकाकर। हम सत्ता में बैठेंगे तो हमें बहुत सोच समझकर हमारा उम्मीदवारों का और चुनाव क्षेत्र का चयन करना पड़ रहा है। इसमें आज 4 बजे तक हमारी पूरी लिस्ट जारी हो जाएगी। काम कल रात को लगभग पूरा हो गया है
और हमारे में कोई मतभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। तो आप सुन रहे थे जहां एक तरफ संजय राउत अपना दावा कर रहे हैं कि अब हालांकि सब कुछ ठीक है, लेकिन बीच में संजय राउत के सुर आपने देखे थे कि किस तरह से वो अटैकिंग मोड में आ रहे थे और उन्होंने नाना पटोले के साथ साथ कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाए थे कि कांग्रेस की तरफ से देरी हो रही है। लेकिन अब ये आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बागी जो हुए हैं और उनके बाद बागियों का खेल किस तरह से नजर आएगा, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम समझाएंगे जहां एनसीपी में बागियों को सम्मान मिला है। नाम सबसे पहले अगर हम देखें तो हीरामन खोसकर का नाम आता है, जो कि इगतपुरी से हैं। किस पार्टी से आए हैं? कांग्रेस पार्टी से आए हैं। और शुभला कोट के अमरावती से आती हैं, कांग्रेस पार्टी में थीं लेकिन कांग्रेस से एनसीपी में पहुंची और यहां बागियों को सम्मान दिया गया है। ये दो नाम हम आपको ऐसे बता रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए थे और एनसीपी में शामिल हुए हैं। ये दो वो नाम हमने आपको बताए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एकनाथ शिंदे के परफॉर्मेंस की। आपने सबसे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सुना और उसके बाद वो ताल ठोकते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल करियर आपको दिखाते हैं, किस तरह से किस सीट से वो लड़ेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ खास हमारे सहयोगी तो जुड़े हैं, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीषा जोशी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं, स्नेहल जोशी हमारे साथ नागपुर से हैं, बाबूलाल राठौर संवाददाता संभाजी नगर से हैं, रमाकांत गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बाबूलाल मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। आज एकनाथ शिंदे जो है अब चुनावी प्रचार में लगते नजर आ रहे हैं। आज कामाख्या देवी के मंदिर वो पहुंचे हैं और काफी कॉन्फिडेंट नजर आए। बताइए जरा किस तरह से एकनाथ शिंदे चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, किस तरह की लहर नजर आती है? देखिए विकास, लगातार हम देखते हैं कि जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तब भी वो कामाख्या देवी के दर्शन के लिए गए थे और अब दोबारा 24 के विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरने की तैयारी से पहले कामाख्या देवी के दर्शन किए और उन्होंने कहा है कि महायुति की जीत होगी और महायुति की सरकार बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं महाविकास आघाड़ी को लेकर हम लगातार 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर उनकी लिस्ट जारी नहीं हुई। हालांकि बैठकों का दौर जारी है, आज दिन भर भी मीटिंग हुई है, लेकिन अभी तक उनकी सीट जो है नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ जो घटक दल है, जो छोटे छोटे घटक दल है, उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। तो ऐसे में कम समय है, आपको बता दूं कि आज 23 अक्टूबर है और अगली 23 नवंबर, 1 महीने के बाद आज ही के दिन, इस समय तक जब हम आप बात कर रहे हैं, इसी समय तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत कम समय बचा है। ऐसे में जानकारी ये भी बताई जा रही है कि जो कांग्रेस है महाविकास आघाड़ी में, वो ज्यादा सीटें अपने कोटे में रखकर बड़े भाई की भूमिका निभाने में है और उसी के चलते ये पेच फंसा हुआ है। हालांकि अब लिस्ट जारी होगी तब समझ में आएगा कि कितनी सीटें कांग्रेस को मिलती है, कितनी शिवसेना उद्धव ठाकरे को और कितनी शरद पवार को। देखना दिलचस्प होगा। ठीक है, स्नेहल आपके पास आ रहा हूं। नागपुर के आसपास का जो पूरा इलाका है जहां जितनी सीटें आती हैं उसका सियासी गणित थोड़ा समझाइए और इस बार कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जो सबसे ज्यादा चुनाव में नजर आएंगे? नागपुर और नागपुर समेत नागपुर में कुल 6 सीटें हैं और नागपुर समेत कुल 12 सीटें हैं और इस समय सभी के सभी जो सीट है वो नागपुर के भारतीय जनता पार्टी की ओर एक तरफा जाते हुए तो नजर आ रहा है। लेकिन हमने देखा है कि इसके पहले जो लोकसभा हुई थी, लोकसभा के समय सिर्फ नागपुर में नितिन जी छोड़ के बाकी जगह पर कांग्रेस ने जो है वो अपने सत्ता जो स्थापित की थी और ऐसे में उनकी भी ऊर्जा अब बढ़ी हुई है और नागपुर शहर में कुल 6 सीट जो है वो पूरी की पूरी जो अंदर की सीटें यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पश्चिम और मध्य, ऐसे नागपुर की पूर्ण रचना है। इस पूरे रचना में जितने पूरी की पूरी रचना में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना कैंडिडेट देने वाला है, ना ही अजीत दादा का और ना ही शिंदे गुट से कोई प्रत्याशी खड़ा रहेगा। लेकिन कांग्रेस ने भी पूरी अपनी कमर कसी है। अब 2 सीट जो है जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के विपक्ष में जो खड़े रहे थे विकास ठाकरे, उनकी खुद की जो शायद कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उनके साथ और एक नेता और कुल 6 सीट फिर से जो है वो यहाँ पर खड़ी होने वाली है। ग्राउंड पर काम अब शुरू होते हुए नजर आ रहा है और अंतिम दिन पर शक्ति प्रदर्शन के साथ
पूरे 6 के 6 कैंडिडेट एक ही दिन में अपना ठीक है, नामांकन देने बिल्कुल। वाले इसलिए हैं। लौटूंगा आपके पास। मनीषा, जरा बताइए, आज एक तरफ जहां शिवसेना की लिस्ट भी आई है तो दूसरी तरफ अजित पवार गुट की अगर बात की जाए, उनकी एनसीपी की लिस्ट आई है। किस तरह से आप प्रत्याशियों को देखती हैं, और इन तीनों लिस्ट में अभी तक जो सामने आई है, कुछ हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं, उनका सियासी गणित आप समझाइए। बिल्कुल, आपको बता दें कि कल देर रात तक महाविकास आघाड़ी की जो है मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में कुल 7 घंटे मीटिंग चली, और जिसके बाद जो है आज पत्रकार परिषद लेने वाले थे, लेकिन उसका भी अब तक कुछ पता नहीं है। जहां तक अगर लिस्ट की बात करें तो महाविकास आघाड़ी की ओर से अब तक देरी की जा रही है, अभी तक कोई लिस्ट उनके सामने नहीं आई है। और शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो शिंदे गुट का जो 45 उम्मीदवारों का जो लिस्ट है वो सामने आ चुका है, और इसी के साथ एनसीपी अजित पवार गुट की अगर बात करें तो 38 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। और शिवसेना शिंदे गुट की जो लिस्ट है उसमें जो 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो नए चेहरे हैं, और इसके साथ ही शिंदे गुट में जो सीएम एकनाथ शिंदे है वो थाने के 5 अखाड़ी से लड़ने वाले हैं, और ठीक उनके ही सामने अपोजिशन में जो लड़ने वाले हैं वो है उबाटा शिवसेना से केदार दिघे का नाम सामने आ रहा है, जो एकनाथ शिंदे के सामने लड़ेंगे। इसके साथ ही अगर अजित पवार गुट की बात करें तो अजित पवार जो डीसीएम है वो बारामती से लड़ेंगे, और उनके अपोज में जो है युगेंद्र पवार करके जो नाम है वो सामने आ रहा है, वो लड़ने वाले हैं। लेकिन जो अभी तक है, जो अपोजिशन का जो लिस्ट है वो आने के बाद ही कंफर्म पता चलेगा कि कौन किसके सामने लड़ने वाला है। जी बिल्कुल, देखना दिलचस्प है। लौटूंगा आपके पास। रमाकांत जी, आपके पास आ रहा हूं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। किस तरह से अभी तक आप महाराष्ट्र का चुनाव देख रहे हैं? क्या वो धार शायद इसलिए अभी नहीं मिली है कि महाविकास आघाड़ी की लिस्ट सामने नहीं आई है, नाम अभी क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन जो 3 महायुति की पार्टियां उन्होंने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, किस तरह से अभी देखते हैं लिस्ट में जो नाम हैं और किस तरह की फाइट होती नजर आएगी, बताइए। बेशक ये चुनाव में महायुति आगे लीड ले रही है। जैसे नागपुर का भाग हुआ, वहां पूरी तरह से भाजपा आगे है। मुंबई थाना का जो भाग है, एमएमआर का जो रीजन है, वहां पे भाजपा शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे साहब, उनके लोग एक तरफा आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक जो महाविकास आघाड़ी है उनके एक भी उम्मीदवारों की सूची अब तक जारी नहीं हुई। चुनाव में एक कहा जाता है कि जो आगे बढ़ जाता है, लीड लेता है, वही आखिर तक लीड लेता है। उसी तरह के देखा जाए तो सारी पार्टियों की, जैसे एकनाथ शिंदे हैं। जी रमाकांत जी, मुझे लगता है आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जैसे ही नेटवर्क ठीक होगा लौटेंगे आपके पास। हिसाब से कैंपेनिंग करते हैं, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग पर बात ना बनना, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं होना, लिस्ट नहीं आना, दिखाता है कि इस बार बहुत पीछे चल रहा है महाविकास आघाड़ी। जी सर, आपकी आवाज कंटिन्यू ब्रेक हो रही है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। बाबूलाल, आपके पास आ रहा हूं। इस बार अगर मुद्दों का हम जिक्र करें, हम देख रहे हैं कि महायुति की जो तीनों नेता हैं, तीनों पार्टियां हैं, वो अब चुनावी कैंपेनिंग के दौरान आगे बढ़ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भी कामाख्या देवी मंदिर पहुंचे। कैंपेनिंग में किस तरह से बीजेपी मुद्दे उठा रही है, कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जो इस बार महाराष्ट्र में नजर आते हैं? बाबूलाल, देखिए, बीजेपी महायुति की तरफ से पूरी तैयारी बता दी गई है। हमने पहले देखा कि सबसे पहली लिस्ट भाजपा की तरफ से जारी की गई थी 99 की। शिंदे गट के भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है, कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट बाकी है, और अजित पवार के भी एनसीपी से भी जारी की गई लिस्ट। तो जिनका नाम सामने आ गया है वो अब कहीं न कहीं जो चेहरे वो चुनाव में प्रचार की तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कुछ उम्मीदवार 24 तारीख को फॉर्म भरेगा। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो दोनों डिप्टी सीएम है, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, ये दोनों 28 तारीख को, देवेंद्र जी जो है वो नागपुर से और अजित पवार बारामती से रोड शो करके फॉर्म भरेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन फिर बात बार बार वही आ रही है कि आखिर महाविकास आघाड़ी जो है, महायुति में उम्मीदवारों का लिस्ट जारी हुआ है, लेकिन महाविकास आघाड़ी अभी तक पीछे क्यों है, अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम सामने क्यों नहीं आ रहे? और इसको लेकर लगातार बगावत करने वाले जो नेता है उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि टिकट नहीं मिलेगा तो फिर चुनाव कहां से लड़ेंगे। इसलिए वो पहले से ही दूसरी पार्टियों के दरवाजे खटखटाने लगे। ठीक है,
लौटूंगा आपके पास। मनीषा, जरा ये बताइए कि इस बार हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं बटोगे तो कटोगे के नारे और वहां जो बैनर पोस्टर हैं वो भी लगते नजर आ रहे हैं। तो क्या देखा जाए कि जो योगी जी की कैंपेनिंग है और उनका जो बयान है बटोगे तो कटोगे, उसके इर्द गिर्द ही ये पूरा कैंपेनिंग महायुति की या बीजेपी की रहने वाली है? मनीषा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मनीषा, बोलिए। जी बिल्कुल, आपने जो पूछा एक बार रिपीट करेंगे? मैंने कहा योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स महाराष्ट्र की सड़कों पर नजर आते हैं, बटोगे तो कटोगे। हम कई बोनर जो है पोस्टर्स देख रहे हैं, बैनर्स देख रहे हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी जो कैंपेनिंग है वो बटोगे तो कटोगे के इर्द गिर्द नजर आती है। तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता इस बार योगी आदित्यनाथ के उसी मॉडल पर चलेंगे और बताएंगे कि एकदम हार्डलाइन बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे? मनीषा में जो महाराष्ट्र के नेताओं द्वारा योगी आदित्यनाथ को पहले से ही जो है वो इनविटेशन दे जा चुका है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ जो है, जो यूपी के जो मुख्यमंत्री है, उनके जो महाराष्ट्र को लेकर जो भाजपा की ओर से उन्हें एज अ स्टार प्रचारक यहाँ पर महाराष्ट्र में बुलाया जा रहा है और उनकी कुल 20 से 22 सभाएं यहाँ पर होने वाली है। अभी देखना यह है कि ये वो आते हैं या नहीं आते हैं, वो तो आने वाले समय में ही देखा जाएगा। इसके साथ ही जो भाजपा के जो नेता है प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो सभाएं हैं वो काफी वो जो राष्ट्रवाद को लेकर होती है, जो देशभक्ति को लेकर होती है, ऐसी सभाएं होती है और ऐसी सभाओं को सुनने के लिए जो जनता है, जो लोग है, वो बड़ी मात्रा में आते हैं। इसलिए हम एज अ स्टार प्रचारक जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र में बुलाने वाले हैं। जो है उनका शेड्यूल है जो 1 हफ्तों का रहेगा महाराष्ट्र के लिए। 1 हफ्ते के लिए वो आएंगे महाराष्ट्र और 20 से 22 सभाएं जो है वो करने वाले हैं। जी चलिए, बिल्कुल लौटूंगा। रमाकांत जी बताइए जरा इस बार किस तरह से आप देखते हैं, चूंकि घुसपैठ जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा नजर आता है। हालांकि सुरेश चौहान जी लगातार इसकी आवाज बुलंद कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो नारा बटोगे तो कटोगे एकदम सीधा स्पष्ट संदेश है। इसी लाइन पर भारतीय जनता पार्टी इस बार कैंपेनिंग करती नजर आएगी। रमाकांत जी, ये सच है जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जो ये विजन था, हिंदू के मुद्दे को लेकर चलते थे। चर्चा लगातार जारी है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर, वहां की हर एक राजनीतिक उठापटक पर। स्नेहल बताइए जरा, नागपुर की अगर हम बात करें, आपने बताई कि कई वहां सीट्स आती है, महत्वपूर्ण नाम है। मुद्दों को अगर देखें तो वही मेरा सवाल है, बटोगे तो कटोगे वहां किस तरह से नजर आता है? घुसपैठ एक कितना बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो नागपुर और उसके आसपास का जो पूरा इलाका है वहां इस बार गूंजते नजर आएंगे? बिल्कुल, बटोगे तो कटोगे ये मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र के किसी एक जगह का नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि महाराष्ट्र में ओबीसी आंदोलन अपना अलग चल रहा है और सबसे 1 साल से ऊपर जो जरांगी पाटिल ने महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन खड़ा किया है। तो जाति जाति में बंटने वाले लोगों को भी ये एक संदेश है कि बटोगे तो कटोगे, और कटने के लिए और घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र के लिए हमने जो कोशिश चलाई है उसके लिए हम देख रहे हैं कि ये मुद्दा जो है वो कितना जरूरी है। यहाँ तक महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है, जो नागपुर के हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी अपने भाषणों में ये मुद्दा अब उठाना शुरू कर दिया है। उनका भी कहना है कि बटोगे तो कटोगे, और साथ में उन्होंने घुसपैठियों का भी विषय लिया है। उन्होंने लव जिहाद के भी लाख से ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में बाहर आए, ये भी बात उन्होंने बताया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यूपी के जो मंत्री हैं उनके चलते जो भी होर्डिंग शहर शहर में लगे हैं, उसका ये पूरा नतीजा है कि ये पूरा जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर ये पूरा इस वर्ष का 2024 की विधानसभा लड़ने वाली है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और रमाकांत गुप्ता जी जरा बताइए, अगर हम एक तरफ महाविकास अघाड़ी को देखते हैं तो लोकसभा चुनाव में बड़ा मैंडेट उनको मिला था और विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं कि स्थानीय मुद्दे रहते हैं, और बीजेपी की हम बात करें या महायुति की बात करें तो वो लीड लेती नजर आती है। इस बार लोकसभा वर्सेस विधानसभा कितना अलग रहेगा, किस तरह से देखते हैं आप? रमाकांत गुप्ता जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, यही सवाल मनीषा मेरा आपसे भी है कि लोकसभा और विधानसभा मुद्दों के लिहाज से हम देखें, कैंपेनिंग के लिहाज से देखें, कितना अलग होने वाला है? मनीषा।
आपकी आवाज नहीं आ रही मनीषा, एक बार चेक कर लीजिए, शायद आप म्यूट हैं। मनीषा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मनीषा, आपकी आवाज चलिए मुझ तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाबूलाल आपका भी, स्नेहल आपका भी, मनीषा आपका भी, और साथ ही रमाकांत गुप्ता साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो झारखंड विधानसभा चुनावों का अपडेट भी आपको दिखाएंगे।